आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 9 नवंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल्स से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे सूडान का अल-फाशिर अब शहर नहीं कब्रिस्तान बन गया। रफा में फंसे हमास फाइटर्स का ऐलान, सरेंडर का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। वेस्ट बैंक में सेटलर्स का आतंक, किसानों और मीडिया पर किया हमला। नेतन्याहू की जिल्लत का सबब बनी इस्राएली फौज की साबिक वकील यिफात टोमर की तबीयत बिगड़ी, जेल से अस्पताल भेजी गई। ईरान की सख्त वार्निंग, कहा अमेरिका को चुकाना होगा अपने गुनाहों का खामियाजा। अमेरिका में एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी, सरकारी शटडाउन की वजह से 1,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। लेबनान पर इसराइल का हमला, हिजबुल्लाह बहाना, ईरान निशाना। सीरिया के सदर अहमद अल शरा अमेरिका पहुंचे, ट्रंप से कल होगी मुलाकात। और रूस ने किया ऐलान, यूक्रेन में अमन तभी जब हमारे मफादात माने जाएं। ये थी महज कुछ हेडलाइंस। खबरें होंगी इससे कहीं ज्यादा हमेशा की तरह। और पहली खबर का रुख करते हैं जो सूडान से है। सूडान का अल-फाशिर गम का शहर बन चुका है। सूडान के शहर अल-फाशिर में इंसानियत के कत्लेआम पर यूएन ने कहा कि ये ऐसे जुर्म हैं जो बयान करना मुश्किल है। यूएन की ह्यूमन राइट्स रिप्रेजेंटेटिव ली फंग के मुताबिक आरएसएफ के हमलों ने शहर को गम का मलबा बना दिया है। फंग ने बताया कि सिर्फ पिछले 10 दिनों में इस शहर ने वो सब देखा जो किसी कयामत से कम नहीं, और अल-फाशिर अब गम का शहर बन चुका है। जो लोग 18 महीने की घेराबंदी में जिंदा बचे थे, अब वो ऐसी बर्बरियत झेल रहे हैं जो इंसानियत के तसव्वुर से परे है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक अल-फाशिर में सैकड़ों लोग मारे गए इन 10 दिनों में, जिनमें औरतें, बच्चे, जख्मी और वो सब शामिल हैं जो अस्पतालों और स्कूलों में पनाह लिए हुए थे, छुपे हुए थे, वो सब मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे के पूरे खानदान भागते वक्त कत्ल कर दिए गए। बहुत से लोग गायब हैं, उनकी न लाशें मिली हैं न निशान मिल रहे हैं। डॉक्टर, मीडिया पर्सन्स और आम शहरी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। औरतों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के वाकयात बढ़ गए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, असॉल्टमेंट के। ली फंग ने कहा, अल-फाशिर में अब कोई महफूज रास्ता नहीं बचा। बुजुर्ग, बीमार, अपाहिज और जख्मी सभी लोग फंसे हुए हैं। यह हालात अफरा तफरी नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी और इज्जत पर हमला है। हमले अक्सर कौमी या नस्ली बुनियादों पर किए जा रहे हैं। यूएन की वार्निंग बिल्कुल साफ है। सूडान में जारी ये जंग अब एक इंसानी तबाही में बदल चुकी है और अल-फाशिर शहर उसकी सबसे खौफनाक मिसाल बन गया है। रफा में घिरे हमास के लड़ाकों ने साफ कह दिया है कि सरेंडर नाम का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। गजा के रफा इलाके में इसराइल की घेराबंदी में सुरंगों के अंदर फंसे हमास के फाइटर्स ने यह ऐलान किया है कि वो हथियार नहीं डालेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा, हम दुश्मन के सामने झुकने या खुद को सौंपने का मतलब ही नहीं जानते। 200 सीज फायर के दौरान रफा में हमास के लड़ाकों को बचाने के लिए मिस्र और दूसरे अरब मुल्कों की कोशिशें जारी हैं। इस इलाके को पूरा चारों तरफ से आईडीएफ ने घेर रखा है और इन बताया जा रहा है लड़ाकों से कांटेक्ट टूट गया था, लेकिन अब इनका बयान सामने आ गया है। ये निकल नहीं पा रहे, फौज चारों तरफ है। मिस्र की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है कि जो हमास के लड़ाके रफा में बचे हैं वो अपने हथियार मिस्र को सौंप दें और बदले में उन्हें गजा के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए महफूज रास्ता दे दिया जाएगा। मिस्र की कोशिश ये है कि अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों को बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, मगर हमास ने मिस्र के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि अगर दुश्मन ने हमला जारी रखा तो जवाब भी मिलेगा और फिर जंगबंदी यानी सीज फायर के टूटने की जिम्मेदारी इसराइल की होगी, हमारी नहीं। हमास ने मीडिएटर मुल्कों से कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि जंगबंदी कायम रहे और इसराइल बहाने बनाकर फिर से गजा के बेगुनाहों को निशाना ना बनाए। गजा से एक और खबर, जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने गजा में हमले जारी रखे हैं। 9 नवंबर को भी हमले हुए। ताज़ा इत्तला के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की, जिनमें 3 फलस्तीनी हलाक हो गए। सेंट्रल बुरेज रिफ्यूजी कैंप में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि नॉर्थ और साउथ गजा में 2 फलस्तीनी हलाक हुए। इसराइली हवाई हमलों और गोलाबारी से रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब हमास ने दावा किया है कि उसने साउथ रफा की एक सुरंग से इसराइली फौजी हदार गोल्डन की लाश निकाली है। हदार गोल्डन के बारे में आपको जाकर पढ़ना चाहिए। ये 2023 वाले मामले में नहीं गजा आया था। हदार गोल्डन वो इसराइली फौजी था
जो 2014 की जंग के दौरान गजा में लापता हो गया था और अब हमास कह रहा है कि उसकी बॉडी मिल गई है। बात वेस्ट बैंक की, जहां जैतून की फसल चुन रहे किसानों पर आज इस्राएली सेटलर्स ने फिर हमला बोल दिया और इस बार निशाने पर सिर्फ किसान नहीं बल्कि वहां मौजूद जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे जो इन किसानों के साथ खड़े हुए थे, जो इनकी खबर को कवर कर रहे थे, जो इनका साथ दे रहे थे। जानते थे सेटलर्स हमला करेंगे। ये वाकया नाब्लस के करीब बीता गांव में पेश आया, जहां दर्जनों फलस्तीनी अपने खेतों में काम कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक सेटलर्स लाठियां, डंडे और पत्थर लेकर आए और बिल्कुल बर्बर अंदाज में हमला कर दिया। हमले में कई अफराद जख्मी हुए, जिनमें न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक फोटोग्राफर और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर भी शामिल हैं। दोनों ने हिफाजती हेलमेट और जैकेट पहन रखी थी जिन पर साफ साफ प्रेस लिखा था, लेकिन इसके बावजूद नाजायज सेटलर्स ने बेरहमी से उनको पीटा और उनका कैमरा और बाकी सामान भी तोड़ दिया। यूनाइटेड नेशंस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर महीने में ही इस्राएली सेटलर्स ने वेस्ट बैंक में कम से कम 264 हमले किए, जो 2006 के बाद से एक महीने में सबसे ज्यादा दर्ज तादाद है हमलों की। अब इसराइल के अंदर जो सर्कस चल रहा है उसे समझ लीजिए। इसराइल की फौज की साबिक मिलिट्री एडवोकेट जनरल यिफात तोमर यरूशलेमी, जो जेल में फलस्तीनियों पर जुल्म के खुफिया वीडियो लीक करने के इल्जाम में घर में नजरबंद थीं, अब अस्पताल पहुंच गई हैं। इस एक खातून ने नेतन्याहू और आईडीएफ के काले चेहरे को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह अचानक यिफात की तबीयत बिगड़ गई, कैसे पता नहीं, बेचैनी महसूस होने लगी। फिर उन्हें मेडिकल टीम से मिलवाया गया, मेडिकल टीम घर आई और फिर उन्हें तेल अवीव के इचलोव मेडिकल सेंटर ले जाया गया। तबीयत वैसी थी जैसे जस्टिस लोया की हमारे यहाँ हुई थी। खैर, यिफात तोमर पर अपनी पावर के गलत इस्तेमाल और खुफिया मालूमात लीक करने जैसे संगीन इल्जामात हैं। वो पिछले जुमे से हाउस अरेस्ट में थी और ये उस वक्त हुआ जब वो 5 दिन तक लापता रहने के बाद अचानक एक बीच से समंदर किनारे से बरामद हुई थी। याद रहे, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और माना था कि उन्होंने पिछले साल एक खुफिया वीडियो मीडिया को लीक किया था। वो वीडियो क्या था आप सबने देखा था। जेल में इसराइली फौजी एक फ़लस्तीनी कैदी के साथ जिस्मानी ज़बरदस्ती कर रहे थे, उन पर धोखाधड़ी, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, इंसाफ में रुकावट डालने और खुफिया मालूमात के गैर कानूनी इंकशाफ के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। वो मुतनाज़ा वीडियो जिसमें मुबैना तौर पर इसराइली फ़ौजी गज़ा के कैदी के साथ आबरूरेज़ी करते हुए नज़र आ रहे थे, उसके सामने आने के बाद पूरे इसराइल में खलबली मच गई थी। नेतन्याहू और आईडीएफ का चेहरा और काला हो गया था। ईरान ने फिर से अमेरिका को खामियाजा भुगतने की सख्त वार्निंग दी है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया। दरअसल ट्रंप ने अपने बयान में ये एतराफ़ किया, ये कबूल किया कि ईरान पर इसराइली हमलों की मंसूबाबंदी और क़यादत में उनका रोल था। यानी इसराइल ने जो हमले ईरान पर किए थे वो सब अमरीकी डायरेक्शन से हुए थे, तो ये ट्रंप ने कबूल कर लिया। इस पर कालिबाफ ने कहा कि ये बयान आलमी कानून, यूएन चार्टर और ईरान की कौमी खुदमुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान की पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करते हुए कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी सदर का कबूलनामा इस बात का सबूत है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बराह रास्त एग्रेशन में शरीक रहा, जिसके नतीजे में कई ईरानी शहरी, फौजी कमांडर और एटमी साइंटिस्ट शहीद हुए। कालिबाफ ने इसे एक संगीन और शर्मनाक जुर्म करार देते हुए कहा, अमरीका को इसका खामियाजा आलमी कवानीन यानी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक भुगतना होगा। अब ऐसा नहीं है कि ईरान अमेरिका पर हमला करने जाए ना, वो कह रहे हैं कि हम अब इस लड़ाई को अदालत में लड़ेंगे, इंटरनेशनल अदालत में लड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे उस हमले में ये शामिल थे। अमेरिका का सिस्टम जाम हो गया है। 39 दिन से जारी सरकारी शटडाउन ने हवा में उड़ने वाली सुपर पावर की फ्लाइट्स को रोक दिया है, नीचे ला दिया है। अब तक 1500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। हजारों फ्लाइट्स डिले का शिकार हुई हैं। अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी है, मुसाफिर बेहाल हैं और हवाई निज़ाम हिल चुका है। वजह जानेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे।
सरकारी मुलाजमीन यानी सरकारी नौकर काम पर नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। जब जेब खाली हो तो कौन ड्यूटी दे? ये वही अमेरिका है जो गजा पर जंग जारी रखने के लिए इसराइल को अरबों डॉलर की मदद दे सकता है सिक्योरिटी के नाम पर, लेकिन अपने लोगों को सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है। याद रखिए, सुपर पावर का ढोल और बहुत कुछ हल्के हल्के फट रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर यही हाल रहा तो अमेरिका का फिजाई निजाम मुकम्मल तौर पर ठप हो सकता है। फ्लाइट्स, एयरपोर्ट सब ठप हो सकते हैं। हजारों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और दूसरे मुलाजमीन नो सैलरी नो सर्विस पर अड़े। वो कह रहे हैं नहीं, दाम नहीं तो काम नहीं, पैसा दो काम करवाओ, है मुन्नी तब तक नाचेगी जब तक पैसा मिलेगा। ये वही अमेरिका है जिसकी तरक्की और सिस्टम की मिसालें दुनिया को दी जाती हैं, मगर आज एक शटडाउन ने सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया है। लेबनान पर हमला, अमेरिका की चाल, हिजबुल्लाह को कमजोर करने का मौका, मगर निशाना है ईरान। आइए इस खबर को समझते हैं साहिबान। इसराइल ने हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले करके उसे परेशान कर दिया है। ऐसे में अमेरिका लेबनान में मौजूद इस मौके से फायदा उठाना चाहता है ताकि ईरान के असर व रसूख को कम करके हिजबुल्लाह को हथियारों से महरूम किया जा सके। अमरीकी वजारत खजाना, यूं कहिए कि उनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट, उसके अंडर सेक्रेटरी फॉर टेररिज्म एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जॉन हर्ली ने कहा है कि वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने इस साल हिजबुल्लाह को तकरीबन $1 अरब की फंडिंग फराहम की। ईरान ने हिजबुल्लाह को, उनका कहना था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा प्रेशर की मुहिम शुरू कर रखी है, जिसका मकसद ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट और मिडिल ईस्ट में उसके बढ़ते असर व रसूख को महदूद करना है। और इस लिमिटेशंस में हिजबुल्लाह को मिल रही ईरान की मदद को काटना भी एक मेन मकसद है। तो हिजबुल्लाह पर जो इसराइल हमले कर रहा है और तेजी ले आया आजकल हमलों में, असल में उसका सीधा निशाना ईरान है। सीरिया के सदर अहमद अल-शरा सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस दौरे के दौरान अमेरिका की कोशिश है कि सीरिया को दाइश के खिलाफ आलमी इत्तेहाद में शामिल किया जाए। सदर अहमद अल-शरा कल रात अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन पहुंचे। इस दौरान सीरिया की होम मिनिस्ट्री ने मुल्क भर में एक बड़ी सिक्योरिटी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद दाइश यानी ISIS के खुफिया ठिकानों और नेटवर्क्स का खात्मा बताया जा रहा है। अहमद अल-शरा, जिनकी बागी फोर्सेस ने गुज़िश्ता साल तवील अरसे से इख्तिदार में रहने वाले बशर अल-असद का तख्ता पलट कर दिया था, कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। अब अमरीका और इंडिया की टाइमिंग ऐसी कल और आज में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती, हो सकता है वहाँ का आज हो, हमारा कल लग जाएगा। शाम यानी कि सीरिया की आज़ादी के बाद 1946 से अब तक ये पहला मौका है कि किसी सीरियन प्रेसिडेंट ने अमेरिका का बाज़ाब्ता दौरा किया है। अहमद अल-शरा इससे कबल मई में रियाद में सदर ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। अमेरिका के सीरिया के लिए स्पेशल एनवॉय टॉम बैरक ने कहा है कि उम्मीद है अल-शरा ISIS के खिलाफ US लेड अलायंस में शमूलियत के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। यानी अहमद अल-शरा ISIS से लड़ने जा रहे हैं अमेरिका की फोर्सेस से मिलकर। वही अहमद अल-शरा जो इसराइल की एक भी गोली का जवाब पिछले 1 साल से नहीं दे पाए हैं। खैर, उसकी इजाजत नहीं होगी। खबर रसा इदारों राइटर्स और AFP के मुताबिक अमेरिका सीरिया में एक एयरबेस पर अमरीकी फौजी मौजूदगी कायम करने की तैयारी भी कर रहा है, ताकि शाम यानी सीरिया और इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदा तय करने में मदद दी जा सके। प्रेसिडेंट अल-शरा अपने मुल्क के लिए आलमी माली मदद हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि शाम की 13 साला खाना जंगी के बाद तामीर नौ की लागत कम से कम $216 अरब होगी। इस खबर में कमाल की बात बस यही है, वक्त है। अहमद अल-शरा को अमेरिका ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। अब उन्हीं अहमद अल-शरा के लिए रेड कारपेट बिछेगा व्हाइट हाउस में। कौन किसकी तरफ है, बस यही सबसे बड़ी चीज है जो वक्त के बीतने के साथ मायने रखती है। सीरिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में हालिया बेहतरी के दरमियान एक गैर मामूली मंजर सामने आया। शाम के सदर, सीरिया के सदर अहमद अल-शरा और सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर असद अश-शैबानी को
अमरीकी फौज के आला कमांडरों के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए देखा गया। जो फौज कभी अहमद अल-शरा के पीछे पड़ा करती थी, वो लोग सब मिलके बास्केटबॉल खेल रहे हैं। किसकी बास्केट में किसकी बॉल, देखते हैं। इस खेल के पीछे क्या खेल है वो तो नहीं मालूम, मगर खेल का वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों मुल्क रिश्तों को मजबूत बनाने के नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। शाम के सदर अल-शरा और वजीर खारजा अशहबानी ने अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर और इंटरनेशनल एंटी ISIS कोएलिशन के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल केविन लैम्बर्ट के साथ बास्केटबॉल खेला। इतने बड़े ओहदेदारों के साथ, सिपाहियों के साथ भी नहीं। ये वीडियो खुद फॉरेन मिनिस्टर अशहबानी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा था, वर्क हार्ड प्ले हार्डर। अब खबर रूस से। रूस और अमेरिका के दरमियान जारी सिफारती तनाव में अब एक नया मोड़ आ गया है। रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने ऐलान किया है कि वो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा अगर यूक्रेन में अमन चाहिए तो रूस के मफादात यानी रूस के इंटरेस्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लावरोव का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब क्रेमलिन ने उन रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं की जिनमें यह कहा गया था कि वो व्लादिमीर पुतिन के एतमाद से महरूम हो गए हैं, खास तौर पर उस वक्त के बाद जब पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग मुलतवी कर दी गई थी। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने यह मीटिंग इसलिए रद्द की क्योंकि रूस ने साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन पर अपने मकसद से, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगा। जबकि फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि लावरोव और रूबियो की हालिया गुफ्तगू ने ही अमेरिका को मुलाकात रोकने पर मजबूर किया। सियासी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरगेई लावरोव का यह बयान शायद रूस अमेरिका रिश्तों में एक नया मोड़ साबित हो, जहां दोनों अब एक दूसरे पर यूक्रेन जंग के हल के लिए लचक दिखाने का दबाव डाल रहे हैं। मलेशिया और थाईलैंड की सरहद के करीब गैर कानूनी माइग्रेंट्स को ले जाने वाली एक कश्ती डूब गई, जिसमें कम से कम एक शख्स की लाश मिली है, जबकि दर्जनों अफराद लापता हैं। हुकाम के मुताबिक कश्ती में तकरीबन 90 अफराद सवार थे। मलेशियन मैरीटाइम अथॉरिटी ने बताया कि अब तक 10 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि 2 दूसरी कश्तियों का सुराग नहीं मिल सका जो इसी ग्रुप का हिस्सा थी और तकरीबन इतनी ही तादाद में अफराद को ले जा रही थी। हुकाम का कहना है कि तलाश और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन खराब मौसम और समंदरी लहरों के बायस मुश्किलात पेश आ रहे हैं। ये थी कुछ खबरें साफ गोई से फैक्ट्स के साथ आपके सामने रख दी, और हो सकता है कि आज और कोई वीडियो ना आए, संडे है तो आप भी थोड़ा एंजॉय कीजिए, हमें भी कुछ खरीदारी करवानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।